मोबाइल न्यूज़ 24 और मैं हूं नुपुर सिंह। आज हम दिल्ली के नेहरू विहार में मुखर्जी नगर में आयोजित अभियान 40 IAS के एक नई शाखा के उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं। यहां पर हमारे साथ गिरिवर दयाल सिंह जी जुड़ने वाले हैं। उनसे हम कई प्रश्नों के उत्तर लेंगे जो काफ़ी सारे IAS एस्पिरेंट्स के मन में घूमते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं होता जिससे वो सारे प्रश्नों के उत्तर जान सके और अपना गाइडेंस पा सके। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। मेरे साथ यहाँ गिरिवर दयाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो मुखर्जी नगर है और मुखर्जी नगर में गांधी विहार, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, ये सब सिविल सेवाओं के जो विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनका गढ़ है। देश के विभिन्न शहरों के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, तो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में या स्वयं भी तैयारी करते हैं। इसी क्रम में यह विचार हुआ कि समाज के ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। अगर हम शॉर्ट रन में कहें तो प्रतिभा जो है वो छिपनी नहीं चाहिए, वो इस संस्थान का उद्देश्य रहा है। और इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए किसी के पास पैसे की कोई कमी है या बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम लोग का मानना यह है कि आप आइए और यहाँ पे पढ़िए। आपकी जो भी क्षमता है, इवन ऐसा भी हो सकता है विद्यार्थी कहे कि हमारे पास हम बिल्कुल पैसा नहीं देंगे, तो उसको हम लोग फ्री में भी पढ़ाते हैं। और ये जो क्वालिटी का मटेरियल होता है, तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो विभिन्न प्रकार के पदों पर हैं। IAS ऑफिसर है, IPS है, IRS है, राज्य की सिविल सेवाओं के ऑफिसर हैं, अन्य भी जो सेवाएँ हैं उनके ऑफिसर्स हैं। वो लोग मिल करके और बहुत हमारे अच्छे टीचर हैं जो सेंट्रलाइज्ड हैं, पटना में भी काम करते हैं, दिल्ली में भी काम करते हैं, लखनऊ में भी, जयपुर में भी, और सब लोग मिल करके जो भी मटेरियल होता है वो और प्लस टेस्ट पेपर जो है यहाँ पे लेते हैं। और ये शुभ अवसर है कि हमारे जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं बिलास जी, उन्होंने 6ठी कोचिंग खोली है। तो 2012 से अब तक करीब 12 सालों में 6 ब्रांचेज खोलना, और मुझे लगता है कि बहुत कम ही कोचिंगें होंगी जिनके 5 राज्यों में ब्रांचेज हैं। इसको संभालना, मैनेज करना बहुत कठिन काम है, लेकिन सभी के सहयोग से इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। जी, आपकी संस्था एक फाउंडेशन चलाती है, मतलब फाउंडेशन भी कोऑपरेटेड है उसके साथ, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा देखिए। संस्था का तो मैं चूँकि जुड़ा नहीं हूँ, मैं तो एक शिक्षाविद हूँ और ऑफिसर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन चूँकि हमारे बिलास जी मित्र हैं तो मैं बताऊँ कि ये संस्था जो है 5 क्षेत्रों में काम करती है। मानवाधिकार के क्षेत्र में, महिला और बाल विकास के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो 5 क्षेत्रों में कार्य करती है और प्रत्येक वर्ष गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से 5 पुरस्कारों को भी देती है। समाज के कमज़ोर वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, वृद्ध के रूप में, और इसके साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए और मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए समय समय पर बहुत सारी संगोष्ठियाँ और सेमिनार और कैंप आयोजन किए जाते हैं। बिलास जी जो है पटना की जो एम्स पटना IGIMS है, तो पटना IGIMS की एथिक्स कमेटी के भी सदस्य हैं। इसके माध्यम से पटना जो IGIMS है उसके और एम्स के और PMCH के बहुत सारे डॉक्टरों की सेवाएं, जो समाज के ऐसे गांव हैं जहां पर इस प्रकार के कार्य को करना होता है, तो कैंप के माध्यम से हम लोग करवाते हैं। इसमें जुड़ाव उनका बहुत अच्छा है। इसके अलावा महिलाओं के क्षेत्र में सैनिटरी पैड के संबंध में हम लोग का प्रयास है। बिलास जी से मेरी बात हो रही थी कि आने वाले समय में विभिन्न विद्यालयों में जो सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन्स होती हैं उस पर भी हम लोग काम करें। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अपनी तकलीफ़ें खुलकर नहीं बता पाती हैं और वहाँ पर इस चीज़ को एज अ टैबू भी लिया जाता है, तो उस चीज़ के लिए क्या सोचा है? देखिए, मेरा मानना है बातचीत करने से समस्याओं का समाधान होता है। समाज के उसी प्रकार की विचारधारा और समाज के साथ हम जब आमिलित हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो कोई भी समस्या जो है वो हमें सामने मालूम चल जाती है। और खुल के बात करने से, और संगठन में बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, वो लोग भी बात करते हैं, और खुल करके हमें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी और आने वाले समय में इस पर जागरूकता हमें पैदा करनी होगी और कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के आने वाले समय में इसमें और अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। जी, आपने कहा था कि जो कोचिंग सेंटर है ये चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच पर चलता है। काफ़ी बच्चे अपने अभिभावकों को समझा लेते हैं, लेकिन बहुत ये सोचते हैं कि हमारे अभिभावक तो मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं
कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा पढ़ाई में, इससे बढ़िया है कि तुम हमारी फैमिली को सपोर्ट करो। 1 साल तुम पढ़ोगे, 2 साल पढ़ोगे, 2-3 अटैम्प्ट दोगे, इसमें इतना टाइम जाएगा। इससे बढ़िया है तुम खेती करो या कमाओ और हमें सपोर्ट करो। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मानना है भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसके बाद वो राजा बने थे। तो मैं अभिभावकों से ये प्रार्थना करूँगा, अपील करूँगा कि अपने जो बच्चे हैं, अपने विद्यार्थी जो हैं, उनको कम से कम 2-3 साल का मौका दें। विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड होते हैं, समय कभी कभी लगता है सेवाओं में। मैं तो स्वयं चूँकि इसको मेरा अनुभव रहा है, तो 2-3 वर्ष का समय लग सकता है। वैसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होना चाहिए कि ठीक है, और मेरा मानना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अगर पेरेंट्स बच्चे का सपोर्ट करेंगे तो बच्चे के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और निश्चित रूप से उसके बाद भविष्य उनका अच्छा होगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर विद्यार्थी बच्चे जो हैं अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभिभावक निश्चित रूप से उनको तैयारी करने का मौका दें। और समय लगता है, लेकिन समय के साथ उत्साह बनाए रखना है, हतोत्साहित नहीं होना है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जी, ई लर्निंग का आजकल ट्रेंड टाइप्स चल रहा है, उसका सोर्स विद्यार्थियों को कितना लेना चाहिए? क्योंकि कभी कभार के ज़्यादातर ये ई लर्निंग डिस्ट्रैक्शन में बढ़ती जा रही है, और ये डिस्ट्रैक्शन जब टाइम वेस्ट हो जाता है तब लगता है कि काश मैं उस समय पढ़ लेता। इसके लिए आप क्या संदेश? देखिए, मेरा विचार समय बहुत स्पष्ट है। जो ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड, जो शिक्षा विभाग में रह चुका हूँ, ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड जहाँ पे टीचर एक बोर्ड पर, भले ही ब्लैक बोर्ड ना हो, वाइट बोर्ड हो, जो बच्चों को सिखाता है वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। जब टीचर अपने हाथ से कुछ लिखता है तो वो उसका प्रतिबिंब विद्यार्थी में जो बनता है वो लंबे समय तक उसको याद रख सकता है। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो स्टडी है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन चूँकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो ऑनलाइन है और हमारी किताब में नहीं हो पाएंगे, तो हम उसकी सहायता के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड के निर्माण के लिए मुझे लगता है ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जब आपको रिफाइन करना हो, आपको और ज़्यादा चीज़ें पढ़नी हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए ऑनलाइन ई लर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फिजिकल रूप से वो किताबें खरीदना कठिन भी है, कॉस्टली भी पड़ती है और टाइम टेकिंग भी है। यूपीएससी की जो परीक्षा है वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम्स में से आती है इंडिया में। तो जब कोई सोचता है कि मुझे इसकी तैयारी करनी है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है इतना पढ़ना है, इतना हार्ड वर्क करना है, सर पे एकदम पट्टा बांध के लग जाते हैं। तो मतलब मेन मेरा ये कहना है कि कैसे हार्ड वर्क छोड़कर सब स्मार्ट वर्क करें। बहुत सही बात है, और मेरे फादर कहते हैं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी सोच लेते हैं उसको करने के लिए, तो आप आधा तो सेलेक्ट तभी हो जाते हैं, आधा ये तो तभी बन जाते हैं। निश्चित रूप से सबके बस की बात नहीं इसके सोचना और उसके बाद करना। लेकिन मेरा मानना है कि जब आपने प्रयास माइंड मेकअप कर लिया कि तैयारी करनी है, तो निश्चित तैयारी करनी चाहिए। और एक कहावत है कि व्हेन देयर विल अ फाइट बिटवीन ऑक्स एंड एलिफेंट, तो एलिफेंट कितना भी कमज़ोर जीतेगा। तो मेरा जो सिंपल सा फंडा है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, कि अपने तैयारी के लेवल को इतना बढ़ा लीजिए कि ठीक है आप यूपीएससी में आईएएस प्रॉपर नहीं बन पा रहे, बट कहीं तो आप आई जाएंगे। तो सिलेक्शन को तो तैयारी का लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाए। और जो आपने कहा बिल्कुल सही, ई लर्निंग, जो स्मार्टर लर्निंग की बात कहा जाए, अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स तो बनाते हैं, वो एनसीईआरटी किताब को ही कॉपी कर देते हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जो नोट्स बना रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि क्या चीज़ को पढ़ने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ हमें छोड़ना है। तो एलिमिनेशन मेथड इसे कहा जाता है। बहुत सारा मटेरियल मार्केट में है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो आपको जानना जरूरी है कि कौन सा मटेरियल हमें छोड़ना है। निश्चित रूप से स्मार्टर काम करना चाहिए, टाइम टेबल बना करना चाहिए, पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व करते हुए कोशिश करनी चाहिए ट्रेंड समझने की। हालांकि ट्रेंड प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन काम है, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव अ आइडिया कि पिछले वर्षों में है क्वेश्चन कैसे आए और उसका आंसर हम कैसे कर पा रहे हैं। सर, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी सहायक होगा। धन्यवाद।